मालूम करवाया गया तो पता चला कि वही चीज़ जो हमारे घर में थी वो मुझे सोने नहीं देती थी और हर वक्त मुझे परेशान करती रहती थी। एक बार मेरी खाला हमारे घर आई हुई थी। अम्मी और खाला रात में बैठकर बातें कर रही थी कि अचानक खिड़की जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। वो दोनों खौफजदा होकर कमरे से बाहर भाग गई। इस तरह के कई वाकयात बार बार पेश आ चुके हैं। आज मेरी उम्र 22 साल है, मेरे बहन भाई है, और जब से मुझे होश आया मैंने अपने वालिदैन की लड़ाइयाँ ही देखी, बहुत शदीद लड़ाइयाँ। अक्सर ऐसा लगता है जैसे अब अब्बू अम्मी को जान से मार डालेंगे। चीज़ें बच्चों पर बहुत बुरा असर डालती, हम पर भी बहुत ज़्यादा असर हुआ। मेरे वालिद बहुत गुस्से वाले और निहायत सख्त मिजाज है। हम बचपन से ही ज्वाइंट फैमिली में रहे। हमारे साथ दादी रहती थी और बाकी चचा ऊपर वाले हिस्से में। हमें इजाज़त नहीं कि हम अपने घर के सहन में जाकर खेलें या ऊपर जाकर किसी बच्चे के साथ खेलें। हम जरा सा भी आंखों से ओझल नहीं हो सकते थे। बचपन से ही मेरे साथ अजीब मामला चलते रहे। मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ 5वीं क्लास तक। उसके बाद मेरी तबीयत आए दिन खराब रहने लगी। स्कूल में उल्टियाँ आती थी, पेट में शदीद दर्द रहता था। जैसे तैसे 8वीं जमात मुकम्मल की। फिर अब्बू ने स्कूल छुड़वा दिया, कहने लगे बस अब प्राइवेट से करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं, बाहर का माहौल ठीक नहीं है। मैं क्या बताऊं, वो खुद एक सरकारी स्कूल के उस्ताद हैं, मगर मेरी तालीम कभी दिल से नहीं चाही। अम्मी की बहुत जिद और लड़ाई के बाद ही स्कूल में दाखिला दिलाया था, वरना तो वो चाहते थे कि मैं बिल्कुल ही ना पढ़ूं। फिर 8वीं के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। हर डॉक्टर, हर हकीम को दिखाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर टेस्ट, हर रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती, मगर उल्टियाँ और दस्त रुकते नहीं थे और जिस्म बहुत कमज़ोर हो गया था। फिर हमने एक आलिम से रब्ता किया और उन्होंने बताया कि मुझ पर बंदिश की गई है, ऐसी बंदिश कि मैं तालीम हासिल न कर सकूं और ना अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊं। बड़ी मुश्किल से 9वीं की इम्तिहान देने जाती थी। घर से निकलते ही अब्बू के साथ तबीयत ख़राब हो जाती और क्लास में पहुंचते ही चक्कर आकर बेहोश हो जाती थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद मैंने मैट्रिक मुकम्मल किया। मैट्रिक के बाद मैंने एक मदरसे में दाखिला लिया ताकि आलमा का कोर्स कर सकूं। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें बिल्कुल ठीक रही हूं। जब मैं मदरसे से जाती थी तो मेरी आंखें सुर्ख हो जाती थी, फिर सर में शदीद दर्द रहता था, कभी पाँव में मोच आ जाती, कभी कोई और तकलीफ। एक बार मैं अब्बू के साथ बाइक पर जा रही थी, अचानक मेन रोड पर बाइक फिसल गई। ना बाया अड़े आया ना कुछ और। मैं इतनी बुरी तरह गिरी कि दोनों घुटने फट गए, दोनों हाथों पर शदीद चोटें आई। अगर मैं जरा भी आगे गिरती तो शायद किसी गाड़ी के नीचे आ जाती। वो तो मैं तिलावत करती रहती और इसी बरकत से बच गई। उसी दौरान मेरे साथ और भी बहुत से हादसात हुए। मैंने सिर्फ 1 साल ही पढ़ा था कि मेरे सीधे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से मेरा वो कोर्स भी रह गया। जैसी वो तालीम रुकी वैसे ही वो तमाम रुकावटें भी खत्म हो गई। मुझे यूं लगा जैसे जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इसी रास्ते में था। जब भी मैं दोबारा पढ़ाई शुरू करने के बारे में सोचती हूँ, फौरन मेरी तबीयत बिगड़ जाती है या कोई ना कोई हादसा हो जाता है। कभी लगता है कि अब्बू नहीं चाहते और कभी लगता है शायद ये भी कोई रुकावट है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। यार, जब से मेरे साथ ही सब शुरू हुआ मैंने मुकम्मल शरई पर्दा इख्तियार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी परहेजगार हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ और हर वक्त आयतुल कुर्सी का विर्द करती रहती हूँ। शायद इसी वजह से मैं इतने बड़े बड़े हादसों से बच जाती हूँ। मेरी मोटर बाइक एक बार मुकम्मल तौर पर उलट गई थी, मेरे बालों में फंसी हुई थी, मगर मेरी गर्दन टूटने से बिल्कुल जरा सा बच गया। ऐसे बहुत से वाकयात हो चुके हैं जिनमें मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंची, लेकिन अल्लाह के करम से हर बार बच गई। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत हूँ, साफ रंगत वाली और
میرے گالوں پر ڈمپل بھی پڑتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے میں بچپن میں کئی بار جو پیٹوں میں آ چکی، میرا کئی بار علاج بھی کروایا گیا۔ وہ چیزیں مجھ پر حاضر ہو جاتی تھی اور میں اپنے قابو میں نہیں رہتی تھی۔ کبھی کچا گوشت کھانے لگتی، کبھی دوسری منزل سے کودنے کی کوشش کرتی۔ ایک بار تو پورا خاندان گھر پر موجود تھا۔ جب مجھ پر اثر ہوا میں سیدھی کچن کی طرف بھاگی، سب میرے پیچھے بھاگے۔ میں نے چھری نکالی تھی مگر گھر والوں نے پکڑ لیا۔ اس دن بھی مجھے بہت چوٹیں آئیں، پھر علاج ہوا اور میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ تقریباً 3 سال پہلے میرا ایک رشتہ طے ہوا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک چل رہا تھا مگر وہ لڑکا خود بہت برا انسان نکلا۔ میرے والد بہت سخت مزاج ہے اور وہ لوگ بہت آزاد خیال، کہتے تھے لڑکی کو ہمارے ساتھ گھومنے بھیج دو، یہاں آنے دو، وہاں جانے دو۔ مجھے یہ سب باتیں بالکل پسند نہیں تھی۔ رشتہ ہوا تھا، نکاح نہیں۔ وہ لڑکا بہت غصے والا، بدتمیز اور ظالم انسان تھا۔ میں نے پوری زندگی 4 دیواری میں گزاری، نہ کوئی دوست، نہ باہر جانے کی عادت، نہ کسی سے ملنے جلنے کا شوق، لیکن اس کو ہر چیز پر شک ہوتا تھا، یہاں تک کہ میرے بھائیوں پر بھی۔ وہ انتہائی گھٹیا سوچ کا مالک تھا، ہر بار پر دھمکی دیتا، رشتہ ختم کر دوں گا، تعلق توڑ دوں گا۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ میرا اس سے رشتہ ختم ہو گیا۔ میں نے ساری باتیں امی کو بتا دی۔ اس انسان نے مجھے اتنا ذہنی اور جذباتی طور پر اذیت دی کہ مجھے پینک اٹیک آنے لگے۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے، انگلیاں مڑ جاتی، سانسیں رکنے لگتی۔ گھر والے مجھے اسپتال لے کر بھاگتے۔ اس دوران میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ جب مجھ سے یہ سانس نہیں لی جاتی تھی تو میں اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگتی تھی۔ دل میں اور پورے جسم میں ناقابل برداشت تکلیف ہوتی تھی۔ اتنے عرصے تک میں بیمار رہی مگر صرف اپنی فیملی کی عزت کی خاطر سب کچھ سہتی رہی۔ میں اگر بات نہ کرتی تو بھی وہ رشتہ ختم کرنے کی دھمکیاں دے کر مجھے مزید اذیت دیتا تھا۔ میرے والد نے میری رسم پر بہت خرچ کیا تھا، اسی وجہ سے میں خاموش رہی۔ ابھی بھی میرے پاس کئی رشتے آتے ہیں، سب لوگ مجھے پسند کرتے ہیں مگر پھر کچھ نہ کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ بات آگے نہیں بڑھتی۔ میں الحمدللہ بہت ذہین ہوں، میں نے ہر چیز گھر بیٹھے سیکھی، نیٹ پر دیکھ کر سلائی، اون بنانا، مہندی لگانا، ہیئر سٹائل بنانا، کرسٹل کے بیگز تیار کرنا، سب کچھ۔ مجھے پینٹنگ بھی بہت اچھی آتی ہے۔ میں نے اپنے گھر کی دیواروں پر خود آرٹ کیا ہوا ہے، جو بھی دیکھتا ہے تعریف ہی کیے بغیر نہیں رہتا۔ ماشاءاللہ میں نے گھر سے باہر گئے بغیر سب کچھ خود سیکھا۔ مجھے کھانا پکانا بھی بہت اچھا آتا ہے، سب لوگ تعریف کرتے ہیں۔ مجھے کھانا پکانا بھی بہت اچھا آتا ہے، سب لوگ تعریف کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے اسی دن میری طبیعت بری طرح خراب ہو جاتی، بہت زیادہ۔ امی دم کرتی ہیں تو کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جاتی، پھر ویسے ہی زندگی چلتی رہتی۔ میرے سب سے چھوٹے کزن تک کی شادیاں ہو چکی ہیں، بچوں والے ہو گئے ہیں، بس میں اکیلی رہ گئی۔ ہر وقت لوگوں کے منہ سے یہی سنتی، شادی کر لو، شادی کر لو۔ رشتے تو آتے ہیں، لوگ پسند بھی کرتے ہیں مگر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اب میں خود کو لوگوں کی باتوں سے بچانے کے لیے خود کو مصروف رکھتی ہوں، کبھی اپنے بایوں پر کڑھائی کرتی ہوں، کبھی بیگز بناتی ہوں، کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں کیونکہ میری ذہنی اور جسمانی دونوں حالت ٹھیک نہیں رہتی۔ کچھ عرصہ ٹھیک رہتی ہوں، پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا، رپورٹ سب ٹھیک آتی ہیں مگر طبیعت بحال نہیں رہتی۔ میں بہت حساس ہوں، حالات، وقت اور رویوں نے مجھے اور بھی کمزور بنا دیا، اور اب تو میں شادی سے بہت ڈرتی ہوں، اور اس قدر کہ اگر کسی ذہنی مریض جیسے شخص سے شادی ہو گئی
जैसे पिछली बार हुआ था तो मैं शायद जिंदा ना रह सकूं। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। शादी के नाम से भी खौफ आता है। ये दुनिया बहुत बुरी है। वालिदैन को देखकर भी शादी से डर लगता है, मगर उनका भी कोई कसूर नहीं। वो खुशी से थोड़ा ना लड़ते हैं। हालात ने सबको ऐसा बना दिया। मेरी उम्र तो इतनी नहीं, मगर मैं जितनी इस दुनिया को समझ चुकी हूँ, शायद बहुत से बड़े भी मुझे ना समझ पाए। ये दुनिया बहुत बुरी जगह है, बल्कि यूं कहो तो एक इम्तिहान का है। कुछ लोगों के लिए इम्तिहान आसान होता है और कुछ के लिए बेइंतहा मुश्किल। मुझे 5 साल हो गए इत्तिकाफ में बैठते हुए। पिछले 2 साल से तो इत्तिकाफ में भी मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। हमारा वो घर जहां हम सब इकट्ठे रहते थे, वो तो कब का बिक गया। 9-10 साल हो गए। हम जिस भी किराए के घर में गए, उन घरों के भी अपने असरात रहे हैं। इसी वजह से भी हम बहुत परेशान रहे। मैंने आपको सिर्फ अपनी कहानी सुनाई है, वो भी बहुत मुख्तसर। अभी हम जिस घर में रह रहे हैं, यहाँ हमें 5 साल हो गए। मेरी छोटी बहनें भी बीमार रहती। मजमूई तौर पर घर के सभी अफराद किसी न किसी तकलीफ में है। इलाज करवाएं तो किससे? बेशुमार उल्मा से इलाज करवा चुके, मगर जो भी चीज है वो कुछ वक्त बाद फिर लौट आती। मेरी छोटी बहन सिर्फ 12 साल की है, मगर उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। वो जब पढ़ने बैठती है तो उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है। उससे पढ़ा भी नहीं जाता। उसका भी इलाज करवाया है, मगर हालत बेहतर नहीं होती। कभी कभी तो वो कहती है कि सोते वक्त एक काला साया आता है और इसे ऊपर दीवार की तरफ उठा कर ले जाता है। मैं और क्या बताऊं, अगर लिखने बैठ जाऊं तो घंटों लग जाएंगे। फिलहाल तो बस इतना ही लिख सकी, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। आप लोगों को शायद मेरे अल्फाज से मेरी अजियत का अंदाजा ना हो, मगर मैं खुद जानती हूँ कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। मेरी वालदा भी हड्डियों की मरीज है, वो भी अक्सर बीमार रहती है। मैंने बहुत सी बातें नहीं लिखी, बहुत कुछ ऐसा है जो याद नहीं रहा। जो बात याद आती गई मैं लिखती गई। 1 साल में जितने दिन होते हैं, उन लोगों के लिए जो जादू के मामलात में मुब्तला हो, उनका तो हर दिन एक नई आजमाइश होता है। आप सब सुनने वालों से गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमें हिम्मत आसानियां पैदा करे, हमारी मुश्किलात को आसान करे। अल्लाह पाक मेरे और मेरे बहन भाइयों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुमा आमीन। आपकी स्टोरी सुनी, आपसे बहुत हमदर्दी है। हर रात के बाद दिन है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह ताला की आजमाइश है। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे और हर उनके लिए जो इन मुसीबतों में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे और हिदायत दे उन लोगों को जो ऐसे मामलात में दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, ये स्टोरीज ना सिर्फ स्टोरीज होती हैं, ये लेसन होता है। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ इतने लोग अजियत से गुजर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपके मामलात आसान करे। हम दुआ कर सकते हैं आपके लिए और जितने भी लोग स्टोरी सुन रहे हैं इनके लिए, और ऐसे जितने हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं इनके साथ, जिनके साथ भी ये मामलात है, अल्लाह ताला उनके मामलात आसान करे। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल को नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर आपने अभी तक ये 2 स्टोरीज नहीं सुनी है तो जाकर लाजमी सुनिएगा, आपको पसंद आएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।